Hello students, today we will discuss about our very first unit of class 11th, that is physical world and measurement. So firstly we discuss about some quantities, basic, that is physical quantities. So students, physical quantities वो quantities होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मास है, लेंथ है, टाइम को आप मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो, एरिया को आप मेज़र कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो. तो दीज क्वांटिटीज़ चाहे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, बट इनको हम मेज़र कर सकते हैं. तो दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. Physical quantities are further divided into two categories. First is fundamental quantities and second is derived quantities. आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. डिराइव्ड मीन्स आपको डिराइव करनी पड़ेगी वो क्वांटिटी, एंड फंडामेंटल मीन्स स्टैंडर्ड है, डायरेक्टली मेज़र करनी पड़ेगी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, आप इन क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो. लेकिन आपको अगर एरिया निकालना है तो आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करोगे. डेंसिटी निकालनी है तो मास पर यूनिट का फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करनी है तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करोगे. तो ये क्वांटिटीज़ लाइक एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आप इनको डिराइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ, मास एंड वॉल्यूम, इनकी हेल्प से. तो जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़. और जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अब ये क्वांटिटीज़ हैं तो इनकी कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी, लाइक टेम्परेचर की केल्विन, फ़ारेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी होती है, टाइम की सेकेंड, आवर, मिनट, लेंथ की किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. तो यूनिट भी होगी ना इस क्वांटिटी की. तो यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टैंडर्ड चूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम जिस स्टैंडर्ड के अंदर मेज़र कर रहे हैं, किलोमीटर में, मीटर में, तो वो स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिट. लाइक टेम्परेचर को अगर हमने फ़ारेनहाइट में मेज़र किया है तो उस फ़ारेनहाइट को, उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिट. फॉर एग्जांपल केजी इज़ अ यूनिट ऑफ मास. तो यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं तो जो स्टैंडर्ड जिसमें हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं. अब स्टूडेंट यूनिट की बात आती है तो यूनिट हमारे पास यहाँ पे कई होती हैं. लाइक टेम्परेचर की देख लो, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है. तो हम कैसे ये डिसाइड करें कि हमें यही यूनिट लेनी है. तो इसके लिए वाइल राइटिंग फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. अगर आप किलोग्राम या मीटर, इस यूनिट को अगर आप लिखोगे कंप्लीट, तो ऑलवेज यूनिट को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, METER. इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज भी स्मॉल. हर एक यूनिट का पहला लेटर स्मॉल होगा, चाहे वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो चाहे उस साइंटिस्ट के नाम पे ना हो. लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तब उसका सिंबल कैपिटल होगा. अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो उसका सिंबल स्मॉल होगा. ठीक है. तो यूनिट में भी आप कैसे डिनोट करोगे कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल लेटर से, और अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो स्मॉल लेटर से. लेकिन उन दोनों यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो दोनों में फर्स्ट यूनिट लेटर जो हमारा होगा वो ऑलवेज बी स्मॉल. यहाँ से ये तो हम क्लियर हो गया कि हमें डिनोट कैसे करनी है. लेकिन ये कन्फ्यूज़न अभी भी क्लियर नहीं हुई कि उस यूनिट सिस्टम, तीन यूनिट में से हम कौन सी यूनिट अप्लाई करें. सो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट को या यूनिट सिस्टम को चूज़ करने से पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम हमारे पास पहले था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो सबसे पहला था FPS यूनिट सिस्टम. और ये सबसे पहले यूज़ हुआ था ब्रिटेन में 1700 में.
FPS मीन्स F फुट, P से पाउंड एंड S से सेकेंड. फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. फुट का सिंबल हो गया FT, पाउंड का LB एंड सेकेंड के लिए S. लेकिन 1 फीट के अंदर स्टूडेंट्स 30.48 सेंटीमीटर होते हैं और 0.3048 मीटर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम अभी फटाफट कर देते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. तो अगर हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है तो इजी है, 100 को मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो. लेकिन अगर 1 फीट को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 30.48 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ड्यू टू डिफ़िकल्ट कन्वर्जन फैक्टर की वजह से ये सिस्टम फेल हो गया और इसीलिए इस सिस्टम को हम यूज़ नहीं करते. सो FPS सिस्टम इज़ आवर फर्स्ट सिस्टम. उसके बाद आया CGS सिस्टम. CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और S से सेकेंड. सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं CM से, ग्राम को G से एंड सेकेंड को S से. लेकिन इस यूनिट सिस्टम में जो साइज था वो बहुत ही कम था. मतलब आप सेंटीमीटर चीज़ों को ग्राम में मेज़र कर रहे हो, बहुत ही छोटी यूनिट है CGS यूनिट, इसलिए हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते. इसीलिए बहुत छोटी यूनिट होने की वजह से ये सिस्टम भी हमारा फेल हो गया. फिर इसके बाद आया MKS सिस्टम और वो भी पहली बार ब्रिटेन में यूज़ हुआ. MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. मीटर है लेंथ की यूनिट, किलोग्राम मास की एंड टाइम के लिए सेकेंड. मीटर को हम M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से एंड सेकेंड को S से. MKS सिस्टम इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द टर्म यूज इन मैकेनिक्स. MKS सिस्टम बहुत ही सही था, सभी उससे सेटिस्फाइड थे और ये सिस्टम चल भी जाता. पर इसमें क्या कमी रह गई कि फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं लाइक थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इन ब्रांचेस के लिए ये सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करता कुछ यूनिट्स को. मतलब इस सिस्टम के अंदर इन ब्रांचेस के लिए यूनिट नहीं है, इसीलिए इस सिस्टम को ही एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने जो बनाया तो उसी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम. सिस्टम इंटरनेशनलाइज्ड यूनिट. ये सबसे पहले 1960 नियर पेरिस अ जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड मेजर्ड हेल्ड. वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि SI सिस्टम को हम बनाते हैं और वो कि MKS सिस्टम का ही थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म था. इस सिस्टम के अंदर ये जो फिजिक्स की ब्रांचेस थी इनके लिए भी यूनिट्स को डिफाइन किया गया था. ये सिस्टम 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को कंटेन करता है. वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारी. मास, किलोग्राम SI यूनिट होगी मास की, किलोग्राम. लेंथ की SI यूनिट होगी मीटर, टाइम की होगी सेकेंड, टेम्परेचर की होगी केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होगी एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होगी कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की होगी मोल, जिसको हम डिनोट करेंगे MOL से, कैंडेला को CD से, एम्पियर को A से कैपिटल, केल्विन को कैपिटल K में, सेकेंड को स्मॉल s, मीटर को स्मॉल m, किलोग्राम को kg. तो ये थी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यही क्या है हमारी 7 SI यूनिट्स. और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, वो क्या थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. मतलब एंगल, प्लेन एंगल, पेज पे अगर हमने कोई पिक्चर ड्रॉ कर दी और मान लो ये सर्कल है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल, क्योंकि प्लेन पेपर पे हमने इसको ड्रॉ किया है. अगर इस एंगल की SI यूनिट निकालनी है तो उसकी यूनिट होगी रेडियन और उसको डिनोट करेंगे RAD से. सॉलिड एंगल इट मीन्स जैसे हमारे पास कोई स्फीयर है 3D में शेप, उसमें से हमने कोई पार्ट, जैसे ये 3D में शेप है, इसमें से इतना पार्ट काट के बाहर रख दिया तो उसमें भी तो एंगल बन गया ना. तो सॉलिड एंगल उसकी जो SI यूनिट होगी दैट इज T रेडियन और उसको हम डिनोट करते हैं SD से. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्लेन एंगल है, पेपर पे बनाया है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आपने दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है दैट इज थीटा. तो थीटा एंगल इज इक्वल्स टू
आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला हो गया एंगल फाइंड आउट करने का। आर्क हो गई, ये ए बी हमारे पास आर्क है, रेडियस हो गया आर, और इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन। और आर्क यहाँ पे अगर ये आर्क आर के बराबर हो जाए, मतलब ये आर के बराबर हो जाए, तो आर बाय आर क्या हो जाएगा 1 रेडियन। तो यहाँ से अगर आपसे डिफाइन करवा लिया जाए कि डिफाइन करो 1 रेडियन को, तो 1 रेडियन वो एंगल होगा जो कि प्लेन सबटेंडेड कर रहा है। प्लेन मतलब पेपर पे जो बनाया हुआ है, जब सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क, सर्कल से सेंटर तक का, सर्कल से सेंटर के, सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस हो वो भी 1 मीटर हो, एंड उसकी आर्क का डिस्टेंस भी कितना हो 1 मीटर, तब आपके पास एंगल कितना होगा रेडियन। अगर आपके पास सेमी सर्कल है देन ये आर्क, तब आपके पास थीटा कितना आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, पाई आर अपॉन में आर रेडियन, क्योंकि टोटल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर। ये टोटल के लिए, ये हमने रेडियस लगाए, यहाँ पे सिर्फ इतने के लिए निकाला था आर्क। अगर टोटल की बात करते हैं, टोटल आर्क की, तो 2 पाई आर अपॉन में आर। ऐसे ही यहाँ पे इस आर्क की बात करें दैट इज पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर आ गया पाई रेडियन के बराबर, एंड पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये थीटा कितने डिग्री का है 180 डिग्री का, तो यहाँ से पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री के बराबर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं। एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल लाइक दिस, जैसे आपके पास स्फीयर है, स्फीयर में से आपने कुछ इतना पार्ट कट कर दिया, तो आपके पास सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा दैट इज एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से ये भी पार्ट कट गया, ये भी पार्ट कट गया, तो रेडियस का क्या हो गया स्क्वायर। सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, या ओमेगा कह सकते हो, और एरिया क्या हो गया डीएस, सरफेस एरिया को डीएस से डिनोट करते हैं। डी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए लगाया क्योंकि स्मॉल एरिया है, और अगर लार्ज एरिया होता या टोटल एरिया होता तो हम कैपिटल एस लिखते हैं अपॉन आर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट होती है स्टी रेडियन। अगर ये सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब आपके पास जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा 1 स्टी रेडियन। तो अब यहाँ से 1 स्टी रेडियन को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे कि 1 स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल जो कि सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ, जब बाय एन एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो उसमें से एरिया काटा है उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने के बराबर है आर स्क्वायर के बराबर, उसके रेडियस के स्फीयर के स्क्वायर के बराबर। और अगर हेमिस्फेयर की बात करी जाए तो हेमिस्फेयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हेमिस्फेयर के लिए जो सॉलिड एंगल आ गया दैट इज 2 पाई रेडियन, एंड रेडियन 2 पाई स्टी रेडियन, and ST radian is the SI unit of solid angle. So this is all about our fundamental quantities and derived quantities.